नमस्कार, स्वागत है आपका। रात के 9 बज चुके हैं, वक्त हो गया निष्पक्ष न्यूज का। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। पहली खबर, आज फिर राहुल गांधी को कोर्ट से झटका लगा है। मोदी सरनेम मानहानि मामले में सजा बरकरार। अब राहुल का क्या होगा? अब निष्पक्ष न्यूज में दूसरी खबर हम आपको दिखाएंगे। इलेक्शन मिशन पर पीएम मोदी, पूर्वांचल को सौगात, 2024 में कितनी बनेगी बात। और उसके बाद आपको खबर दिखाएंगे कि बीजेपी की 2024 की तैयारी, किस राज्य में कौन है प्रभारी। और उसके बाद बात करेंगे राज ठाकरे और शिंदे की मुलाकात की, दोनों के बीच क्या हुई है बात। ये तमाम खबरें निष्पक्ष न्यूज में आज हम आपको दिखाएंगे। मोदी सरनेम मानहानि केस में गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिल पाई है। हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने सूरत कोर्ट के फैसले को सही बताते हुए उसमें दखल अंदाजी से इनकार कर दिया है। हालांकि राहुल गांधी हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। इधर गुजरात हाई कोर्ट की टिप्पणियों को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला तेज कर दिया है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी और केंद्र सरकार राहुल गांधी को खामोश करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेसी कभी डरते नहीं हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। गुजरात हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई। हाई कोर्ट ने भी राहुल को कसूरवार ही माना, राहुल को रहम के काबिल नहीं माना। सूरत कोर्ट की तरह हाई कोर्ट से भी पुनर्विचार याचिका खारिज हो गई। कांग्रेस मोदी सरकार पर आग बबूला हो गई। हाई कोर्ट के फैसले से निराश बिहार कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। बिहार के कांग्रेसियों ने गुस्सा दिखाया, केंद्र पर इल्जाम लगाया, तो 2024 के चुनाव में जवाब देने का ऐलान भी कर दिया। वो जो ट्रेंड है 9 साल से, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है तब से उसका प्रयास लोगों को राहत देने का नहीं है। ये हमला बुनियादी तौर पर उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है जो आवाज़ सबसे मजबूती से पार्लियामेंट में अपनी आवाज़, जनता की आवाज़ बुलंद करती है। इस ट्रेंड के खिलाफ देश की जनमानस को तैयार कर रहे हैं और इसीलिए कर्नाटक में इनके किसी भी भाषा का, जो भी भाषा बोलते थे, फूट डालो और शासन की भाषा, काम नहीं चला। आने वाले 2024 में, और ये जो चुनाव होने वाले हैं 3-4 प्रदेशों में, वहां भी आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से परास्त हो जाएगी। मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी की याचिका खारिज होने का असर मध्य प्रदेश के कांग्रेसियों में भी दिखा। भोपाल में कांग्रेसी बापू की प्रतिमा के सामने बैठ गए। नेताओं ने आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में हम लोगों को पूरा विश्वास है और 1 कोर्ट, 2 कोर्ट, 3 कोर्ट सब में जाएंगे। उस समय भी यही होता था अंग्रेजों के ज़माने में, आज भी वही हो रहा है मोदी जी के राज में। लेकिन न महात्मा गांधी डरे, न पंडित नेहरू डरे, न राहुल गांधी या प्रियंका गांधी डरेंगे। ये संघर्ष चलता रहेगा। सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी और बाद में सजा पर रोक लगाने की याचिका को भी खारिज कर दिया था। इस फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई थी और उन्हें अपना सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा था। सूरत की कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। गुजरात हाई कोर्ट के जज जस्टिस हेमंत प्रचक की बेंच ने राहुल गांधी को दोषी सिद्ध पर रोक लगाने की याचिका खारिज करते हुए कहा, राहुल गांधी बिल्कुल अस्तित्वहीन आधार पर राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगाना कोई नियम नहीं है, एक अपवाद है जिसका सहारा दुर्लभ मामलों में लिया जाना चाहिए। आवेदक के खिलाफ लगभग 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। राहुल गांधी के खिलाफ एक और शिकायत वीर सावरकर के पोते ने दर्ज कराई। सजा पर रोक न लगाना राहुल गांधी के साथ अन्याय नहीं होगा। दोषी सिद्धि पर रोक लगाने का कोई उचित आधार नहीं है। निचली अदालत का आदेश बिल्कुल उचित और कानूनी है। गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी की याचिका खारिज होते ही बीजेपी बल्लियां उछलने लगी। पार्टी प्रवक्ताओं की पलटन हाईकोर्ट की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी को आदतन अपराधी बताने लगी। लेकिन कांग्रेस बोली, फैसला भले ही निराशाजनक हो लेकिन अप्रत्याशित बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में एक टिप्पणी की थी
कि सारे चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं। आपको पता है कि मोदी सरनेम अधिकांश पिछड़े और अति पिछड़ी जातियों का होता है देश भर में, और ये घोर रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी थी। कायदे के मुताबिक उनको माफी मांगना चाहिए था, कि स्लिप ऑफ टंग हो गया, लेकिन माफी मांगना तो उनकी फितरत में नहीं है। लोअर कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा दी। इसके खिलाफ वो गुजरात हाई कोर्ट गए, और गुजरात हाई कोर्ट में अभी उनकी कोशिश यही थी कि हमारा जो कन्विक्शन हुआ है उसको स्टे किया जाए, और आज गुजरात हाई कोर्ट ने बड़ा ही विस्तृत ऑर्डर दिया है, और उन्होंने उनके इस प्रेयर को रिजेक्ट कर दिया है। मैं समझता हूं निराशाजनक जरूर है, लेकिन अप्रत्याशित नहीं है, अनएक्सपेक्टेड नहीं है। ये अपील 25 अप्रैल को फाइल की थी हमने हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में। समांतर और कुछ नहीं है इस सब्जेक्ट में मानहानि के। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार एक पूरे समुदाय को, जो बेढब है, अपरिभाषित है समुदाय, उसके बारे में मानहानि प्रमाणित करना करीब करीब असंभव है। इस ऑफेंस का, इस पूरे कार्रवाई का एक अभिन्न अंग है द्वेष, मैलिस, और वो पूरी स्पीच जो माननीय राहुल गांधी जी की है उस पर देख लिया जाए। 2 वाक्य हैं, उसमें कहां से द्वेष आता है। बीजेपी ने कांग्रेस को नसीहत दी कि वो राहुल गांधी को कंट्रोल करे, लेकिन कांग्रेस ही बोली ये जनता तय करेगी कि कौन बेलगाम है और किसे कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी है। राहुल गांधी, अगर आप इस तरह के ये बात को समझेंगे कि लोगों को अपमानित करना आपका अधिकार है, तो कानून का भी अधिकार है कि आपको पकड़ा जाए। कोई कैसे कह सकता है कि सारे चोर का सरनेम मोदी कैसे होता है? क्या मतलब है इसका? कुछ भी बोल देंगे आप? क्या आप कुछ भी बोल देंगे? और जब आपको कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी जी आप माफी मांगेंगे, तो साहब आप सीधा, मैं सावरकर नहीं हूं कि माफी मांगूंगा। दिस इज, आई वुड से, इर्रेस्पॉन्सिबल एरोगेंस, गैर जिम्मेदार अहंकार है। किसी को अपने गुणों पर अहंकार हो सकता है। राहुल गांधी में तो मैं तो एक ही अहंकार का भाव देखता हूं कि मैं एक खानदान में पैदा हुए हैं और उसी की कमाई उनको मिलती भी है। ठीक है भाई, ये चुनाव आयोग का अधिकार है, इसलिए मुझे कुछ नहीं बोलना है। कि बार बार जिक्र किया जाता है राहुल गांधी के और अन्य केसेस के बारे में, तो श्री राहुल गांधी और अन्य केसेस जो मानहानि के हैं या जो और हैं, किसी में भी दोषी नहीं ठहराए गए हैं। वो एक अभियुक्त है कुछ और केसेस में। एक अभियुक्त की हैसियत से उनके ऊपर ये टिप्पणी करना बिल्कुल गलत होगा, और बार बार इस निर्णय में भी इसका जिक्र होता है कि किसी अमुक केस में उनके विरुद्ध कुछ ऐसी चीज है, लेकिन वो किसी में भी दोषी नहीं ठहराए गए हैं। ये जितने और केसेस की बात होती है, उसका स्रोत, उन सबका स्रोत एक ही है। उन सबके स्रोत याचककर्ता, शिकायतकर्ता या तो बीजेपी के कर्ता धर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ऑफिस बेरर्स हैं, और बड़ा स्पष्ट है कि ये करवाया गया है, एक बनावटी ऑर्केस्ट्रेटेड प्रयत्न है हर उस केस में। तो जब सब जगह ऐसे केसेस हैं, तो द्वेष का सवाल कहां से आता है? द्वेष तो उल्टा याचककर्ता और शिकायतकर्ता से निकलता है, न कि अभियुक्त से। और ये एक ज्यादा विशाल एक कॉन्स्पिरेसी है, जिसका उद्देश्य है कि स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र वाक्य और बातचीत पे रोकथाम हो। निर्णय का जो अभी हमने देखा है, पैरा 63 में वीर सावरकर के एक केस का जिक्र है। रोचक बात यह है कि ये वीर सावरकर का केस दायर ही हुआ है 12 अप्रैल 2023 को। इसके बारे में कोई प्लीडिंग नहीं है, जिरह लिखित रूप से नहीं हुई इसके ऊपर। जब मामला खत्म हो रहा था अंतिम दिवस पे 2 मई को जब मैं गया, तो अंत में दूसरी तरफ के याचक ने इसका जिक्र किया है कटिंग देके, अखबार की कटिंग।
आश्चर्य है, मूल मुद्दा है, सिद्धांत है इस केस में, वो हम सबको, हम एक एक व्यक्ति को असर दुष्प्रभाव करता है, इन्वॉल्व हम सबको करता है। ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष या राहुल गांधी या इनका या मेरा या आपका केस नहीं है। हम पूरी कानून न्याय व्यवस्था में पूरी आस्था रखते हैं और उच्चतम न्यायालय में पूरी आस्था रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कोर्ट, मैं समझता हूं उच्चतम न्यायालय के भी ऊपर जो कोर्ट होता है वो है जनता का कोर्ट, और हमारा मानना है कि उस जनता के कोर्ट में ये जो लघु कुटीर जो एक उद्योग बना दिया गया है बीजेपी की कार्यकर्ताओं द्वारा, कॉटेज इंडस्ट्री, आरोप और प्रत्यारोप का, जिससे कि स्वतंत्र बोलना और विचार रखना रुक जाए, ये हम जनता के सामने भी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और वो आत्मसात किया जा रहा है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने राहुल के पुराने बयानों का जिक्र किया, मोहब्बत की दुकान पर भी तंज कसा, लेकिन कांग्रेस ने सबसे बड़ी अदालत से उम्मीद जताई, इस भरोसे के साथ कि सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारे नेता गड़बड़ करते हैं तो आप जाइए ना कोर्ट में। मना किया है क्या आपको? किसी ने मना किया है क्या? मौत का सौदागर किसने कहा? एक लोकप्रिय बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री को ठग किसने कहा? आर्मी चीफ सड़क के गुंडा है, ये किसने कहा? तो भाजपा के कार्यकर्ता शालीनता के घेरे में रहते हैं, और अगर कहीं ये गलती होती है तो कार्रवाई भी होती है। लेकिन यहां तो जब राजकीय मानदंडों के साथ राजनीति होती है कि उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता, तो ये तो होगा ही। तो क्या क्या बोलते हैं सदन में, तो आपने सुना ही सुना है। वो मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा करते हैं, और मोहब्बत की दुकान कहां है तो उनके भाषणों को देख लीजिए आप। और ये कांग्रेस वालों, आप सुनो, राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 2 घंटा इन्होंने मोदी जी को बोलने नहीं दिया था, याद है ना आपको? मैं समझता हूं इस मुद्दे को भी हम सामने रखेंगे उच्चतम न्यायालय में। ये जो प्रतिशोध की राजनीति दिखाई जा रही है, ये एक व्यवस्थित रूप से निर्बल बनाने का प्रयत्न है हमारे गणतंत्र और लोकतंत्र को, और जैसा मैंने कहा, गला घोटने का प्रयत्न है लोकतंत्र और गणतंत्र का। मैंने ये भी कहा था आपके समक्ष कि कितना भी आप प्रहार करें, इंटिमिडेशन, हैरेसमेंट करें, कितना भी आप जेल से डराएं, मैं नहीं समझता कि श्री राहुल गांधी इस प्रकार की चीज़ों से किसी रूप से कभी भी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है, कभी डरे हैं। ये इस प्रकार का झूठ का जो पर्दाफाश किया जाता है, उससे ये सरकार बौखलाई रहती है, घबराहट में रहती है। अंत में कि न्यायपालिका सत्य का ही साथ देगी, अहंकारी सत्ता को अंत में एक कड़ा जवाब मिलेगा हमारे अंतिम निर्णय से, जिसकी तरफ हम अग्रसर होंगे अब उच्चतम न्यायालय में। जो राहुल गांधी ने 1-1.5 वाक्य कहा, ये भारत का सबसे जघन्य अपराध है, और उसके बाद वाले पैरा 45 में ये भी कहा गया है कि ये वाक्य अपने आप में मॉरल टर्पिट्यूड भी है। प्रवक्ताओं के पलटन के बीच जारी वाक युद्ध के बीच सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस के आला नेता राहुल गांधी के बचाव में उतर गए। बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, राहुल गांधी ने हमेशा सच की लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ते रहेंगे। सच ये है कि ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल भाई, विजय माल्या, जतिन मेहता जैसे भगोड़े मोदी सरकार की निगरानी में जनता के पैसे लेकर संदिग्ध रूप से विदेश पहुंच गए। बीजेपी ने उनको तो आजाद कर दिया, पर झूठ की चालें चली। एक राजनीतिक साजिश के तहत श्री राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर संसद से निलंबित करा दिया। हम राजनीतिक लड़ाई और कानूनी लड़ाई दोनों लड़ेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता की पंक्तियों को ट्वीट किया। समर शेष है जनगंगा को खुलकर लहराने दो, शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो। पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे, समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। समर शेष है, चलो ज्योतियों के बरसाते तीर, खंड खंड हो गिरे विषमता की काली जंजीर। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभा चुनावों को देखते हुए पीएम मोदी इलेक्शन मोड में आ गए हैं। छत्तीसगढ़ में विपक्षी एकजुटता पर हमले के साथ ही पीएम मोदी ने राज्य में सत्ता परिवर्तन का नारा दिया, तो साथ ही यूपी के गोरखपुर और वाराणसी से भी विपक्षी दलों पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कांग्रेस को करप्शन और कुशासन का मौजल करार दिया, तो वहीं भ्रष्टाचारियों को
कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी। दलों ने अतीत में भ्रष्ट और नाकाम सरकारें चलाई, वे आज लाभार्थी का नाम सुनकर तिलमिला जाते हैं। आजादी के इतने साल बाद लोकतंत्र का सही लाभ अब सही मायने में सही लोगों तक पहुंचा है, वरना पहले लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ गिने चुने लोगों के हित साधे जाते थे, गरीब की कोई पूछ नहीं थी। भाजपा सरकार में लाभार्थी वर्ग आज सच्चे सामाजिक न्याय और सच्चे सेक्युलरिज्म का उदाहरण बन गया है। काशी को 12,000 करोड़ की सौगात देने पहुंचे पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पिछली सरकारों और विपक्षी दलों को निशाना बनाया, दलाली कमीशन खोरी का इल्जाम भी लगाया। स्वागत करें। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दाखिल होने से पहले पीएम मोदी ने गोरखपुर को वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी। स्वागत करें। तो रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी कर दिया। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समापन समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतिनिधि भी बता दिया। गीता प्रेस विश्व का ऐसा इकलौता प्रिंटिंग प्रेस है जो सिर्फ एक संस्था नहीं है, बल्कि एक जीवंत आस्था है। गीता प्रेस का कार्यालय करोड़ों करोड़ लोगों के लिए किसी भी मंदिर से जरा भी कम नहीं है। इसके नाम में भी गीता है और इसके काम में भी गीता है, और जहां गीता है वहां साक्षात कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहां करुणा भी है, कर्म भी है। पूर्वोत्तर में पांव रखने से पहले पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से चुनावी शंखनाद किया। 30 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में परिवर्तन का नारा दिया, तो साथ ही सूबे की सरकार पर घोटाले के आरोपों की झड़ी लगा दी। पीएम मोदी कांग्रेस को करप्शन और कुशासन का मॉडल बताया तो भ्रष्टाचारियों को कार्रवाई की चेतावनी भी दी, लेकिन कांग्रेस ने विजय माल्या और नीरव मोदी का हवाला देकर पीएम मोदी को ही घेर लिया। वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। ये लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरी कब्र खोदने की धमकी दे देंगे, मेरे खिलाफ साजिशें रचेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा वो झूठ बोल के गए। नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौक से ये अडानी को 20,000 करोड़ का सवाल राहुल जी पूछे, उसका जवाब दे। वो लूट के भाग रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश कौन कर रहा है? पूरे हिंदुस्तान को दो लोगों के हाथ में बेचने का काम ये लोग कर रहे हैं। 2 लोग बेच रहे हैं, 2 लोग खरीद रहे हैं। विपक्षी एकजुटता की बाधा को मद्देनजर रखते हुए पीएम मोदी ने अभी से 2024 की तैयारियां तेज कर दी है। हालांकि लोकसभा चुनाव के पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसे लाल किले की सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में चुनावी राज्यों पर ज्यादा फोकस तो स्वाभाविक है, लेकिन 80 सीटों वाले यूपी का महत्व इससे कम नहीं होता। मानस श्रीवास्तव, वाराणसी, न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी की बड़ी बैठक दिल्ली में हुई। इसे उत्तरी क्षेत्र की बैठक नाम दिया गया है। बैठक में तमाम राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बूथ सशक्तिकरण के प्लान पर विशेष तौर पर चर्चा की गई। उधर 4 राज्यों के प्रभारियों का भी आज ऐलान किया गया। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश को नए प्रभारी मिले। लोकसभा चुनाव और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी संगठन के सभी तार टाइट कर देना चाहती है, और इसी कवायद में पार्टी ने देश को 3 रीजन में बांटकर बैठकों के आयोजन में जुट गई है। और इसी कड़ी में दिल्ली में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तरी क्षेत्र के सभी 14 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अध्यक्ष संगठन, मंत्री, राज्य प्रभारी सहित तमाम अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए।
जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दमन दीव दादरा नगर हवेली के साथ ही सभी केंद्रीय पदाधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सभी राज्यों के संगठन पर चर्चा के साथ ही प्रदेशों के स्थानीय चुनावी मुद्दों पर भी रणनीति बनाई गई। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश, जहां बीजेपी की सरकार है, वहां सरकार के कामकाज को आम लोगों तक पहुंचाने के अलग अलग तरीके पर विचार किया गया। वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए अलग रणनीति तय की गई है। बैठक में तय किया गया कि कांग्रेस शासित राज्यों में लोकसभा चुनाव तक हर दिन सरकार के खिलाफ मैदान में तमाम कार्यकर्ता अलग अलग मुद्दों के साथ उतरेंगे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा साहब और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी ने संगठन कार्य विस्तार योजना को लेकर सभी प्रांतों के अध्यक्षों और संगठन महामंत्रियों से चर्चा की है। जो पार्टी ने पहले कार्यक्रम महासंपर्क अभियान और उससे पूर्व बूथ सशक्तिकरण अभियान, उस पर जानकारी प्राप्त की और भविष्य में आने वाले दिनों में जो पार्टी के कार्यक्रम हैं उस पर सभी प्रांतों के अध्यक्षों और संगठन महामंत्रियों के साथ चर्चा हुई है। बैठक में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों के हिसाब से उत्तरी रीजन के सभी 14 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पार्टी वोट प्रतिशत और सीट 2019 की तुलना में कैसे बढ़े, इस पर सभी राज्यों के संगठन मंत्रियों ने प्रेजेंटेशन दिया। सूत्रों के मुताबिक बैठक में बूथ को मजबूत करने पर ज्यादा जोर दिया गया। बूथ सशक्तिकरण को लेकर जिन 4 मुख्य बिंदुओं पर गहन मंथन किया गया, उनमें समाज के हर वर्ग के लोगों को जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। बूथ कमेटी मजबूत करने पर खास ध्यान दिया जाएगा। हर बूथ पर 51% से ज्यादा बीजेपी के पक्ष में मतदान कराने का लक्ष्य रखा जाएगा। बूथ सशक्तिकरण के लिए हर बूथ पर कम से कम 11 लोगों की टोली बनाई जाएगी। तमाम राज्यों को लेकर कि कौन बेलगाम है और किसे कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी है। राहुल गांधी, अगर आप इस तरह के ये बात को समझेंगे कि लोगों को अपमानित करना आपका अधिकार है, तो कानून का भी अधिकार है कि आपको पकड़ा जाए। कोई कैसे कह सकता है कि सारे चोर का सरनेम मोदी कैसे होता है? क्या मतलब है इसका? कुछ भी बोल देंगे आप? क्या आप कुछ भी बोल देंगे? और जब आपको कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी जी आप माफी मांगेंगे, तो साहब आप सीधा मैं सावरकर नहीं माफी मांगूंगा। दिस इज, आई वुड से, इर्रेस्पॉन्सिबल एरोगेंस, गैर जिम्मेदार अहंकार है। किसी को अपने गुणों पर अहंकार हो सकता है। राहुल गांधी में तो मैं तो एक ही अहंकार का भाव देखता हूं कि मैं एक खानदान में पैदा हुए हैं और उसी की कमाई उनको मिलती भी है। ठीक है भाई, ये चुनाव आयोग का अधिकार है, इसलिए मुझे कुछ नहीं बोलना है। कि बार बार जिक्र किया जाता है राहुल गांधी के और अन्य केसेस के बारे में। तो श्री राहुल गांधी और अन्य केसेस जो मानहानि के हैं या जो और हैं, किसी में भी दोषी नहीं ठहराए गए हैं। वो एक अभियुक्त है कुछ और केसेस में। एक अभियुक्त की हैसियत से उनके ऊपर ये टिप्पणी करना बिल्कुल गलत होगा। और बार बार इस निर्णय में भी इसका जिक्र होता है कि किसी अमुक केस में उनके विरुद्ध कुछ ऐसी चीज है, लेकिन वो किसी में भी दोषी नहीं ठहराए गए हैं। ये जितने और केसेस की बात होती है, उसका स्रोत, उन सबका स्रोत एक ही है। उन सबके स्रोत याचककर्ता, शिकायतकर्ता या तो बीजेपी के कर्ता धर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ऑफिस बेरर्स हैं, और बड़ा स्पष्ट है कि ये करवाया गया है, एक बनावटी ऑर्केस्ट्रेटेड प्रयत्न है हर उस केस में। तो जब सब जगह ऐसे केसेस हैं तो द्वेष का सवाल कहां से आता है? द्वेष तो उल्टा याचककर्ता और शिकायतकर्ता से निकलता है, न कि अभियुक्त से। और ये एक ज्यादा विशाल एक कॉन्स्पिरेसी है जिसका उद्देश्य है कि स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र वाक्य और बातचीत पे रोकथाम हो। निर्णय का जो अभी हमने देखा है, पैरा 63 में वीर सावरकर के एक केस का जिक्र है। रोचक बात यह है कि ये वीर सावरकर का केस दायर ही हुआ है 12 अप्रैल 2023 को। इसके बारे में कोई प्लीडिंग नहीं है, जिरह लिखित रूप से नहीं हुई इसके ऊपर। जब मामला खत्म हो रहा था अंतिम दिवस पे 2 मई को जब मैं गया
तो अंत में दूसरी तरफ के याचक ने इसका जिक्र किया है कटिंग देके, अखबार की कटिंग। आश्चर्य है, मूल मुद्दा है, सिद्धांत है इस केस में, वो हम सबको, हम एक एक व्यक्ति को असर दुष्प्रभाव करता है, इन्वॉल्व हम सबको करता है। ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष या राहुल गांधी या इनका या मेरा या आपका केस नहीं है। हम पूरी कानून न्याय व्यवस्था में पूरी आस्था रखते हैं और उच्चतम न्यायालय में पूरी आस्था रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कोर्ट, मैं समझता हूं उच्चतम न्यायालय के भी ऊपर जो कोर्ट होता है वो है जनता का कोर्ट। और हमारा मानना है कि उस जनता के कोर्ट में ये जो लघु कुटीर और लघु कुटीर जो एक उद्योग बना दिया गया है बीजेपी की कार्यकर्ताओं द्वारा, कॉटेज इंडस्ट्री, आरोप और प्रत्यारोप का, जिससे कि स्वतंत्र बोलना और विचार रखना रुक जाए, ये हम जनता के सामने भी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं और वो आत्मसात किया जा रहा है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने राहुल के पुराने बयानों का जिक्र किया, मोहब्बत की दुकान पर भी तंज कसा, लेकिन कांग्रेस ने सबसे बड़ी अदालत से उम्मीद जताई, इस भरोसे के साथ कि सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारे नेता गड़बड़ करते हैं तो आप जाइए ना कोर्ट में। मना किया है क्या आपको? किसी ने मना किया है क्या? मौत का सौदागर किसने कहा? एक लोकप्रिय बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री को ठग किसने कहा? आर्मी चीफ सड़क के गुंडा है, ये किसने कहा? तो भाजपा के कार्यकर्ता शालीनता के घेरे में रहते हैं और अगर कहीं ये गलती होती है तो कार्रवाई भी होती है। लेकिन यहां तो जब राजकीय मानदंडों के साथ राजनीति होती है कि उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता, तो ये तो होगा ही। तो क्या क्या बोलते हैं सदन में, तो आपने सुना ही सुना है। वो मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा करते हैं और मोहब्बत की दुकान कहां है तो उनके भाषणों को देख लीजिए आप। और ये कांग्रेस वालों, आप सुनो, राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 2 घंटा इन्होंने मोदी जी को बोलने नहीं दिया था, याद है ना आपको? मैं समझता हूं इस मुद्दे को भी हम सामने रखेंगे उच्चतम न्यायालय में। ये जो प्रतिशोध की राजनीति दिखाई जा रही है, ये एक व्यवस्थित रूप से निर्बल बनाने का प्रयत्न है हमारे गणतंत्र और लोकतंत्र को, और जैसा मैंने कहा, गला घोटने का प्रयत्न है लोकतंत्र और गणतंत्र का। मैंने ये भी कहा था आपके समक्ष कि कितना भी आप प्रहार करें, इंटिमिडेशन, हैरेसमेंट करें, कितना भी आप जेल से डराएं, मैं नहीं समझता कि श्री राहुल गांधी इस प्रकार की चीज़ों से किसी रूप से कभी भी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है, कभी डरे हैं। ये इस प्रकार का झूठ का जो पर्दाफाश किया जाता है, उससे ये सरकार बौखलाई रहती है, घबराहट में रहती है। अंत में कि न्यायपालिका सत्य का ही साथ देगी, अहंकारी सत्ता को अंत में एक कड़ा जवाब मिलेगा हमारे अंतिम निर्णय से, जिसकी तरफ हम अग्रसर होंगे अब उच्चतम न्यायालय में। जो राहुल गांधी ने 1-1.5 वाक्य कहा, ये भारत का सबसे जघन्य अपराध है। और उसके बाद वाले पैरा 45 में ये भी कहा गया है कि ये वाक्य अपने आप में मॉरल टर्पिट्यूड भी है। प्रवक्ताओं की पलटन के बीच जारी वाक युद्ध के बीच सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस के आला नेता राहुल गांधी के बचाव में उतर गए। बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, राहुल गांधी ने हमेशा सच की लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ते रहेंगे। सच ये है कि ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल भाई, विजय माल्या, जतिन मेहता जैसे भगोड़े मोदी सरकार की निगरानी में जनता के पैसे लेकर संदिग्ध रूप से विदेश पहुंच गए। बीजेपी ने उनको तो आजाद कर दिया, पर झूठ की चालें चली। एक राजनीतिक साजिश के तहत श्री राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर संसद से निलंबित करा दिया। हम राजनीतिक लड़ाई और कानूनी लड़ाई दोनों लड़ेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता की पंक्तियों को ट्वीट किया। समर शेष है जनगंगा को खुलकर लहराने दो, शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो। पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे, समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। समर शेष है, चलो ज्योतियों के बरसाते तीर, खंड खंड हो गिरे विषमता की काली जंजीर। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभा चुनावों को देखते हुए पीएम मोदी इलेक्शन मोड में आ गए हैं। छत्तीसगढ़ में विपक्षी एकजुटता पर हमले के साथ ही पीएम मोदी ने राज्य में सत्ता परिवर्तन का नारा दिया, तो साथ ही यूपी के गोरखपुर और वाराणसी से भी विपक्षी दलों पर हमला बोला।
पीएम मोदी ने कांग्रेस को करप्शन और कुशासन का मौजल करार दिया, तो वहीं भ्रष्टाचारियों को कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी। दलों ने अतीत में भ्रष्ट और नाकाम सरकारें चलाई, वे आज लाभार्थी का नाम सुनकर तिलमिला जाते हैं। आजादी के इतने साल बाद लोकतंत्र का सही लाभ अब सही मायने में सही लोगों तक पहुंचा है, वरना पहले लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ गिने चुने लोगों के हित साधे जाते थे, गरीब की कोई पूछ नहीं थी। भाजपा सरकार में लाभार्थी वर्ग आज सच्चे सामाजिक न्याय और सच्चे सेक्युलरिज्म का उदाहरण बन गया है। काशी को 12,000 करोड़ की सौगात देने पहुंचे पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पिछली सरकारों और विपक्षी दलों को निशाना बनाया, दलाली कमीशन खोरी का इल्जाम भी लगाया। स्वागत करें। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दाखिल होने से पहले पीएम मोदी ने गोरखपुर को वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी। स्वागत करें। तो रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी कर दिया। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समापन समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतिनिधि भी बता दिया। गीता प्रेस विश्व का ऐसा इकलौता प्रिंटिंग प्रेस है जो सिर्फ एक संस्था नहीं है, बल्कि एक जीवंत आस्था है। गीता प्रेस का कार्यालय करोड़ों करोड़ लोगों के लिए किसी भी मंदिर से जरा भी कम नहीं है। इसके नाम में भी गीता है और इसके काम में भी गीता है, और जहां गीता है वहां साक्षात कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहां करुणा भी है, कर्म भी है। पूर्वोत्तर में पांव रखने से पहले पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से चुनावी शंखनाद किया। 30 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में परिवर्तन का नारा दिया, तो साथ ही सूबे की सरकार पर घोटाले के आरोपों की झड़ी लगा दी। पीएम मोदी कांग्रेस को करप्शन और कुशासन का मॉडल बताया, तो भ्रष्टाचारियों को कार्रवाई की चेतावनी भी दी। लेकिन कांग्रेस ने विजय माल्या और नीरव मोदी का हवाला देकर पीएम मोदी को ही घेर लिया। वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। ये लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरी कब्र खोदने की धमकी दे देंगे, मेरे खिलाफ साजिशें रचेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा वो झूठ बोल के गए। नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौक से ये अडानी को 20,000 करोड़ का सवाल राहुल जी पूछे, उसका जवाब दे। वो लूट के भाग रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश कौन कर रहा है? पूरे हिंदुस्तान को दो लोगों के हाथ में बेचने का काम ये लोग कर रहे हैं। 2 लोग बेच रहे हैं, 2 लोग खरीद रहे हैं। विपक्षी एकजुटता की बाधा को मद्देनजर रखते हुए पीएम मोदी ने अभी से 2024 की तैयारियां तेज कर दी हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसे लाल किले की सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में चुनावी राज्यों पर ज्यादा फोकस तो स्वाभाविक है, लेकिन 80 सीटों वाले यूपी का महत्व इससे कम नहीं होता। मानस श्रीवास्तव, वाराणसी, न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी की बड़ी बैठक दिल्ली में हुई। इसे उत्तरी क्षेत्र की बैठक नाम दिया गया है। बैठक में तमाम राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बूथ सशक्तिकरण के प्लान पर विशेष तौर पर चर्चा की गई। उधर 4 राज्यों के प्रभारियों का भी आज ऐलान किया गया। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश को नए प्रभारी मिले। लोकसभा चुनाव और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी संगठन के सभी तार टाइट कर देना चाहती है, और इसी कवायद में पार्टी ने देश को 3 रीजन में बांटकर बैठकों के आयोजन में जुट गई है। और इसी कड़ी में दिल्ली में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तरी क्षेत्र के सभी 14 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अध्यक्ष,
अध्यक्ष संगठन, मंत्री राज्य प्रभारी सहित तमाम अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दमन दीव दादरा नगर हवेली के साथ ही सभी केंद्रीय पदाधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सभी राज्यों के संगठन पर चर्चा के साथ ही प्रदेशों के स्थानीय चुनावी मुद्दों पर भी रणनीति बनाई गई। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश, जहां बीजेपी की सरकार है, वहां सरकार के कामकाज को आम लोगों तक पहुंचाने के अलग अलग तरीके पर विचार किया गया। वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए अलग रणनीति तय की गई है। बैठक में तय किया गया कि कांग्रेस शासित राज्यों में लोकसभा चुनाव तक हर दिन सरकार के खिलाफ मैदान में तमाम कार्यकर्ता अलग अलग मुद्दों के साथ उतरेंगे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा साहब और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी ने संगठन कार्य विस्तार योजना को लेकर सभी प्रांतों के अध्यक्षों और संगठन महामंत्रियों से चर्चा की है। जो पार्टी ने पहले कार्यक्रम महासंपर्क अभियान और उससे पूर्व बूथ सशक्तिकरण अभियान, उस पर जानकारी प्राप्त की और भविष्य में आने वाले दिनों में जो पार्टी के कार्यक्रम हैं उस पर सभी प्रांतों के अध्यक्षों और संगठन महामंत्रियों के साथ चर्चा हुई है। बैठक में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों के हिसाब से उत्तरी रीजन के सभी 14 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पार्टी वोट प्रतिशत और सीट 2019 की तुलना में कैसे बढ़े, इस पर सभी राज्यों के संगठन मंत्रियों ने प्रेजेंटेशन दिया। सूत्रों के मुताबिक बैठक में बूथ को मजबूत करने पर ज्यादा जोर दिया गया। बूथ सशक्तिकरण को लेकर जिन 4 मुख्य बिंदुओं पर गहन मंथन किया गया, उनमें समाज के हर वर्ग के लोगों को जोड़ने पर जोर दिया जाएगा, बूथ कमेटी मजबूत करने पर खास ध्यान दिया जाएगा, हर बूथ पर 51% से ज्यादा बीजेपी के पक्ष में मतदान कराने का लक्ष्य रखा जाएगा, बूथ सशक्तिकरण के लिए हर बूथ पर कम से कम 11 लोगों की टोली बनाई जाएगी। तमाम राज्यों को लेकर लोकसभा चुनाव में क्या रणनीति होगी उन राज्यों में, इस पर गहन मंथन चल रहा है। सरकारी योजनाओं को आम जनता तक कैसे पहुंचाएं कि जो नए लाभार्थी वर्ग हैं वो भी वोट में कन्वर्ट हों और बीजेपी के पक्ष में वोट करें, इसको लेकर रणनीति बन रही है। वहीं 3 चुनावी राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर अलग से चुनावी रणनीति तैयार हो रही है। लोकसभा के हिसाब से हर बूथ की टीम को मजबूत करने के लिए टीम बनाकर काम किया जाएगा। इसके साथ लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में माइक्रो लेवल तक जाकर मैनेजमेंट करने के लिए बीजेपी ने एक मेगा प्लान तैयार किया है। इसके तहत इलाके के हिसाब से सभी नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बैठक में गठबंधन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। नड्डा ने सभी राज्यों के पार्टी अध्यक्षों से जानकारी भी मांगी कि क्षेत्र के हिसाब से किसके साथ गठबंधन करना पार्टी के लिए फायदेमंद होगा।